क्या आपको पता है कि पिता दादा की जो जमीन है वो जमीन अब किसकी होने वाली है? आखिर इसका अधिकार अब किसके पास है? पैतृक संपत्ति के जो नए नियम है, यानी दादा परदादा की जो संपत्ति है, पूर्वज की जो संपत्ति है, उसका आखिरकार ये नया नियम क्या कहता है? क्या पैतृक संपत्ति का अधिकार किसी व्यक्ति के पास है और वो अधिकार आखिरकार कैसे मिलेगा? अब यानी अब उसका पहले अधिकार कैसे मिलता था, अब अधिकार कैसे मिलेगा? यानी दादा परदादा जो पूर्वज की संपत्ति है, उसको अगर कोई अपना हक प्राप्त करना चाहे, उसमें अगर अपना हक लेना चाहे, वो जमीन हो या कहीं पर बना हुआ मकान हो, या तो जमीन हो गया, नहीं तो कहीं पर बना हुआ मकान है। और पैतृक संपत्ति में कई प्रकार का समस्या जो है वो भी देखने को मिलता है। दादा परदादा की जमीन है और पिता क्या करते हैं, वो जमीन जो है यानी अपनी जो उनकी पत्नी है, यानी जो आपकी माँ है, उनके नाम पर जमीन की वो रजिस्ट्री कर देते हैं, जबकि जमीन जो है पहले से पैतृक थी। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो है यहाँ पर शेयर की बात करें, हक की बात करें, तो बहुत सारे ऐसा समस्या है जो पैतृक संपत्ति को लेकर देखने को मिलता था। पैतृक संपत्ति का जो नया नियम है ना, यानी ये कहता है अब कि कोई भी व्यक्ति है, अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात होती है ना, तो सबसे पहले यानी उसका जो इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, ग्रैंडफादर और यहाँ पर ग्रेट ग्रैंडफादर विदाउट डिवीजन, मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो व्यक्ति है ना, जो कि परिवार का उत्तराधिकारी है, परिवार का वंशज है, और यानी ये सारा जो है ना, ये ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं कोई भी, तो क्या होगा कि परिवार का जो विदाउट आप जमीन का पार्टीशन किए हुए, विदाउट आप जमीन का बंटवारा किए हुए, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई किसी का दावेदारी नहीं चलने वाला है। और ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ना, ये एक तरह से पिता दादा जो परदादा हैं, यानी उन्हीं के समय से ये संपत्ति जो है बिना बंटवारा का चलता आया है। आज हम इस जमीन को अगर बांटेंगे तो जितना लोग है हकदार जमीन में, मकान में, सबका कानूनी अधिकार होगा। लेकिन ये बात सही है, सबका कानूनी अधिकार होगा, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन समस्या उत्पन्न होता है, और ये समस्या उत्पन्न होता है कि कुछ ऐसे हिस्सेदार हैं जो जमीन को बेच देते हैं, कुछ ऐसे हिस्सेदार हैं जिनका मंशा है कि किसी भी तरह से विवाद उत्पन्न हो। आखिरकार उनके लिए क्या कहता है नियम? तो अभी यानी सन और ये डॉटर, यानी बेटा और बेटी, बेटा है और ये बेटी है, तो बेटा और बेटी जो है वो इक्वल को पार्टनर है। लेकिन पहले की अगर बात करें, सबसे पहले तो पहले जो होता था ना, वो सिर्फ बेटा ही क्या होता था, ये वो होता था को पार्टनर। अब बाकी जो है, बाकी कहने का मतलब बेटी जो है उसको जो संयुक्त परिवार है वहां जन्म से उनको अधिकार जो है उनको नहीं मिलता था। लेकिन एक समय, एक दौर ऐसा आया, आगे भी बदलेगा, बहुत कुछ बदलता है समय के अनुसार, हर सिचुएशन को देखते हुए नियम और कानून में बदलाव होते रहते हैं। तो 2005 में एक संशोधन होता है, और इस संशोधन की अगर बात करें तो इस संशोधन में आखिरकार क्या हुआ पता है? यानी कि यहाँ पर जो है कि पहले बेटा हुआ करता था, अब जो है ये संशोधन के बाद जो है बेटी को भी बना दिया क्या, को पार्टनर। मतलब अब जो है कि बेटी को भी जन्म से जो है क्या होगा, अधिकार होगा, बेटी को भी जन्म से अधिकार, बेटा को भी जन्म से अधिकार। मतलब जो है बेटा और बेटी को क्या हो गया, बराबर का हक हो गया। कब से? तो यानी जन्म से ही। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है, अब ये यहाँ पर सवाल होता है, और वो सवाल होता है शादी का, यानी शादी किसका होगा, ये समझ लें कि शादी जो होगा यहाँ पर, वो शादी होगा किसका, बेटा का, यानी बेटा का। शादी किसका होगा यहाँ पर, बेटी का। तो बेटा का जब शादी होगा बेटी, तो बेटा क्या होगा कि जो पिता का घर है वहीं पर रहेगा ना, और यानी ये जो पिता का घर है, जो अपना घर है। लेकिन जो बेटी का जब विवाह होगा तो ये चली जाएगी कहां पर, पति का घर।
पति का घर। अब तो ये दूसरे घर चली गई, इनका पति तो दूसरे घर में है। तो देखें यहां पर ऐसा नहीं है। बेटी अगर विवाह हो गया बेटी का, बेटी अगर ससुराल चली गई, बेटी अगर पति के घर पर चली गई, तो शादी के पहले और शादी के बाद यानी हक जो है वो बना रहता है। अब इस पे आपका क्या कहना है ये कमेंट करके आप बता सकते हैं, लेकिन हक जो है वो बना रहता है। अब आपके मन में क्या चल रहा है आप कमेंट करके बताएंगे। क्या आपके मन में ये चल रहा है कि मुझे हक लेना है, कैसे लेंगे, किस प्रकार का दावा होगा, क्या करना होगा, यानी आखिरकार ये जो है यानी आपके लिए आखिर कौन सा आसान रास्ता है। ऐसे तो देने को तैयार नहीं है, कोई नहीं देगा। हम जाएंगे, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, हो सकता है गाली गलौज करे, मारपीट करने लगे। जब बात करेंगे संपत्ति का तब तो कोई देखना भी नहीं चाहेगा। तो आखिर कौन सा आसान उपाय है जो कि हम अपना हक जो है, हम उस घर की बेटी हैं, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मुझे कोई संपत्ति नहीं दिया गया है और मेरी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। बहुत सारे सिचुएशन है। देखें आपका भी, वो आपके भी पिता थे या आपके भी पिता हैं, पैतृक संपत्ति है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि पिता नहीं देना चाहे तो, माता नहीं देना चाहे तो क्या करेंगे। पिता माता भी तो नहीं देना चाह रहे बेटी को संपत्ति, जो विवाह में दिए, जैसा दिए उसके बाद कुछ नहीं देना चाह रहे। उसके बाद अगर आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आपके लिए पिता दे नहीं दे, क्या कहता है नियम, क्या कहता है कानून। अब है कि बहुत सारा जो भाई है वो ऐसा विचार करता है ना कि किसी तरीके से पिता से संपत्ति ले लें, माता से संपत्ति ले लें। अब ये जो है संपत्ति इसलिए ताकि भविष्य में बहन जो है के द्वारा दावा नहीं किया जाए। तो क्या ये संभव है? तो बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं संभव है। मान लेते हैं पिता है अब एक तरीके से, और वो संपत्ति अगर देना चाहते हैं जो अपने बेटों को, तो लेकिन इसमें कंडीशन है कि संपत्ति सेल्फ एक्वायर अगर प्रॉपर्टी है तो ये दे सकते हैं, मतलब अधिकार है देने का। कब? जब प्रॉपर्टी क्या हो, सेल्फ एक्वायर हो। अगर प्रॉपर्टी जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो ये इसके लिए क्या होना चाहिए, लीगल पार्टीशन, यानी जिसको बोलते हैं कानूनी बंटवारा। कानूनी बंटवारा यानी अब कानूनी बंटवारा अगर हो गया, लीगल पार्टीशन हो गया, तब अपना हक, अपना शेयर, अपना अधिकार देने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है। जैसे कि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हम अपने पिता माता के द्वारा जमीन जो है का वसीयत तैयार करवा लें, यानी पूरी जमीन का वसीयत हम अपने नाम से तैयार करा लें ताकि उनकी मृत्यु के बाद जो है यानी उस पर मेरा अधिकार हो, वसीयत हो गया। तो अब ये जो विल तैयार होगा, तो अब यहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो अगर सेल्फ एक्वायर है तो ऐसा कंडीशन जो उत्पन्न होता है, अब कोई संपत्ति जो है वो यहाँ पर क्या होगा कि एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ये हो गया, दो कंडीशन। तो ये वसीयत जो है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, उन्होंने जो है जो बनाया गया है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो ये यहाँ पर अभी गलत है। लेकिन अगर मान लेते हैं किन्हीं का अगर लीगल पार्टीशन हो जाए, अब ये लीगल पार्टीशन का कागजात कैसे बनेगा, इसमें किसको कितना हक मिलेगा, इसके बाद लीगल पार्टीशन के बाद अब कोई अपना हक जो है अगर वसीयत करता है तो ऐसे कंडीशन में ये वसीयत जो है वो क्या होगा, सही होगा, अन्यथा सही नहीं होगा। लीगल पार्टीशन के बाद जो है वो सही होगा। अब मान लेते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पूरी संपत्ति को मान लेते हैं कि पिता है ना, पिता क्या करते हैं कि किसी गुस्से के कारण अपनी बेटी के नाम वसीयत कर देते, बेटी के नाम पर वसीयत, पिता जो है वो गुस्से में बेटा के नाम पर वसीयत, तो कुछ भी वो कर सकते हैं नाम पर, या मान ले से ये भी हो सकता है कि पिता जो है वो भतीजे के नाम पर वसीयत कर दें,
अब उसका क्या कारण है, नहीं है, जो भी है। तो अगर ऐसा करते हैं तो ये पूरी संपत्ति का नहीं कर सकते। अगर पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, पूर्वज की संपत्ति है, इसलिए कि यहां पर जो भी लीगल यहां पर हैं उनको कानूनी तौर पर, यानी वो सभी जो है, या आप कह सकते हैं सभी कानूनी उत्तराधिकारी, जिसको कानून क्या है, उत्तराधिकारी बना दिया, तो सभी कानूनी जो है यहां पर जो भी उत्तराधिकारी हैं तो उसको कानूनी तौर पर समान जो अधिकार है वो अधिकार यहां पर मिला हुआ है। अब जैसे मान लेते हैं पिता का जो है देहांत होने के बाद जो भी कानूनी उत्तराधिकारी है, जैसे क्या हो, कौन है कानूनी, मान लेते हैं एक जो पिता है, पिता की अगर मृत्यु हो जाती है, आप देखें कि अभी पिता के नाम पर जो संपत्ति है वो संपत्ति आप कह सकते हैं सेल्फ एक्वायर है और जो है एंसेस्टर, दोनों प्रॉपर्टी है। पिता की मृत्यु हो जाती है, यानी कंडीशन क्या होता है, पिता की मृत्यु के बाद। तो अब इनकी अगर यहां पर जो है मृत्यु हो जाती है, ये अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसके बाद नए नए उत्तराधिकारी कौन होते हैं, तो वो है उनकी पत्नी। पत्नी जो है, पत्नी का तो हक बनेगा, तो इनकी जो पत्नी है तो ये इनका तो हक बनेगा। मान लेते हैं पत्नी का हक कैसे नहीं होगा, अब कोई परिवार में बेटा है तो वो बेटा तो उसका हक बनेगा, पिता का संपत्ति है, और साथ में जो उनकी बेटी है उनका हक बनेगा। तो ये सभी उस संपत्ति के हकदार हैं। अगर मान लेते हैं परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, पिता की मृत्यु हो जाती है, तो जितने उनके वंशज हैं वो सभी उस संपत्ति के हकदार हैं, सबका इक्वल शेयर है, ठीक है। और कोई भी जो है ना, यहाँ पर अगर ये बात आप समझ लें और इस नियम कानून के असली सच भी जान लें। असली सच ये है कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं और ये सोचना गलत है। म्यूटेशन जो है यहाँ पर डज नॉट इक्वल ऑनरशिप, यानी जो मालिकाना हक की अगर बात करें, सबसे पहले मालिकाना हक, कोई भाई अगर ये करता है, कोई बेटा ये करता है कि अपने नाम से जमीन का, बेटा जो है यानी अपने नाम से क्या करता है, म्यूटेशन करा लेता है, ठीक है। तो अगर वो बेटा अपने नाम से जो है म्यूटेशन करा लिया है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो कोई भी अगर बेटा म्यूटेशन करा लिया तो आखिरकार इस म्यूटेशन को लेकर हमारा कानून ये कहता है कि कोई भी यानी म्यूटेशन से, यानी दाखिल खारिज जो प्रक्रिया कोई करा लिया ना, दाखिल खारिज हो गया, दाखिल खारिज आप उसको कहें कि म्यूटेशन से या जमीन का अगर कोई रसीद कटा लिया कोई भी व्यक्ति, तो इससे जो है ना यानी मालिकाना हक नहीं बदलता है। इससे क्या होता है कि मालिकाना जो हक बनता है ना, मालिकाना हक यहां पर नहीं बदलता है, ठीक है, बदलता है। अब ये असली अधिकार जो है वसीयत या जो उत्तराधिकारी है उसी से तय होता है, यानी ये असली अधिकार जो होगा ये उसी से तय होगा। कोई मान लेते हैं कि जमीन का आप रसीद कटा लिए, भाई है रसीद कटा लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहन का अधिकार नहीं होगा। तो रसीद कटाने से जो है अधिकार का फैसला नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कागजात पर जो है, यानी मालिकाना हक क्या कहता है, उत्तराधिकारी कौन होंगे। अब मान लेते हैं कोई अपना जाकर गलत तरीके से नाम दर्ज करा लिया, बहन का नाम छोड़ दिया, कल को बहन आकर दावा करेगी, हक देना पड़ेगा, कल को बहन आकर दावा करेगी, हक देना पड़ेगा। तो ये है प्रक्रिया, यानी ये है जो पैतृक संपत्ति के जो नियम, ये है पैतृक संपत्ति से संबंधित नियम कानून। अब आपके मन में क्या सवाल चल रहा है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।